हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर और आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। धन्यवाद आपको भी और आपके करोड़ों दर्शकों को भी 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अनुराग जी, आज प्रधानमंत्री ने 90 मिनट का भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से और कई सारे की पॉइंट्स उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के गिनाए और आने वाली चुनौतियों के भी गिनाए। सबसे पहले मैं जो कुछ अहम योजनाएं हैं जिसमें से एक उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं वो योजना क्या होगी और उससे क्या फायदा होगा देश के लोगों को। देखिए, पहले तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि विश्व में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास पैदा हुआ है। एक नई उम्मीद भारत में दुनिया देख रही है और ये तब हुआ जब पोस्ट कोविड यानी कि कोविड के बाद की स्थितियां दुनिया भर में बदली और एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो वो एक नया बन रहा है और उसके लिए जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं वो भारत के पक्ष में बन रही हैं। और ये इसलिए बन रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने कोविड में देश को चलाया और संकट से बाहर निकाला, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कुशल नेतृत्व ही कर सकता था। और इसके लिए बधाई के पात्र मेरे 140 करोड़ परिवारजन हैं। और ये 140 करोड़ परिवारजन जिन्होंने 2 बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसके कारण ही मोदी जी देश को संकट से निकाल सके, आगे बढ़ा सके। विश्वकर्मा योजना इसलिए ला रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति किसी देश में है तो भारत में है। भारत के युवाओं ने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का बना दिया है, मात्र 9 सालों में करके दिखाया है। अब दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर किसी देश में तैयार करनी है तो भारत कर सकता है और उसके लिए विश्वकर्मा योजना हम लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से अन्य सेक्टर्स, चाहे मैकेनिक है, कारपेंटर है, मेसनरी है या बाकी इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर से लेकर ऐसी अन्य सारी योजनाएं, यानी कि उसमें जो ट्रेनिंग्स दी जाएंगी उसके माध्यम से ऐसी स्किल्ड मैन पावर तैयार करें जो देश और दुनिया के लिए तैयार हो सके। और आज दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत के ऊपर देख रही है कि भारत की डेमोग्राफी और हमारी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इन तीनों का लाभ जहाँ एक और भारत को मिलेगा, वहीं दुनिया भी एक उम्मीद के रूप में देख रही। तो हमारे युवाओं को हमें तैयार करना है, कौशल देकर, प्रशिक्षण देकर, स्किल देकर। अनुराग जी, क्योंकि बात जब हो रही है तो बात चुनौतियों की भी हुई। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये 3 चुनौतियां गिनाई। आखिर ये चुनौतियां हैं क्या? जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये कैसे हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं कि भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री ने, आपने एक लाइन सुनी होगी कि 10 करोड़ लोग ऐसे थे या नाम ऐसे थे जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, लेकिन वो बेटी पैदा होने में दिखा दी तो उसका फ़ायदा ले लिया, उसकी शादी या स्कूल पे स्कॉलरशिप दिखा दी, उसका फ़ायदा ले लिया, वो विधवा करके दिखा दी तो विधवा पेंशन ले ली, लेकिन वो जन्म कभी नहीं हुआ। ऐसे किसानों की फर्जी सूची बना के लोगों ने पैसे ले लिए पहले। तो ऐसे लोगों की सूची को हमने बाहर किया तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म किया हम लोगों ने एक तरह से, और देश का लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया बचाया है। फिर उनको गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे लगाया। फिर कांग्रेस की सरकारों में लाखों करोड़ के घोटाले होते थे। मोदी सरकार के 9 साल हुए, ये जो 140 करोड़ परिवार जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, इसमें कोई घोटाला 9 साल में नहीं होने दिया, तो भ्रष्टाचार मुक्त किया। पिछली सरकारों में तुष्टीकरण होता था, राजनीतिक दल जाति धर्म के नाम पे वोट भी मांगते थे और वैसा व्यवहार भी करते थे। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चली और सबके लिए योजनाओं का लाभ मिला। आप देखिए, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, यानी कि वो लखपति बने। 75% बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई है और बाकी 25% ज्वाइंट खाते में हुई। इसमें अल्पसंख्यक भी उतने ही बड़ी संख्या में। रसोई गैस के सिलेंडर मिले, सबसे बड़ा लाभार्थी वो हैं। फिर नल से जल मिला, सबसे बड़े लाभार्थी वहां पे। तो कांग्रेस तो या बाकी राजनीतिक दल जो घमंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, वो लोग तुष्टीकरण में विश्वास करते थे, हम उससे बाहर करते हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी,
फिर सोनिया जी, राहुल जी, ये सारे एक परिवार से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ही शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ गए। पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद जी हो, महबूबा मुफ्ती जी हो, समाजवादी पार्टी मुलायम जी हो, अखिलेश यादव जी हो, या इसी तरह से जो अन्य राजनीतिक दल हैं, अकाली दल हो या कोई और दल हो, टीडीपी से लेके, ये सारे उस तरह से परिवारवादी रूप में देखे जाते हैं। तो क्या लोकतंत्र में परिवारवादी पार्टियां होनी चाहिए कि इनके अंदर भी कुछ लोकतंत्र होना चाहिए? तो इनसे मुक्ति दिलाने की भी बात की है। लेकिन अनुराग जी, ये जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, तो वो पलट कर सवाल पूछते हैं कि क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, क्या मौजूदा सरकार में परिवारवाद नहीं है? वो आप पर भी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं फिर आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, अगर आपको जनता द्वारा सीधे तौर पे चुना गया है, जहां लाखों लोग वोट करते हैं और आपको चुना है, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। परिवारवाद के रूप में परिवारवादी पार्टियों पर मोदी जी ने लगातार बार बार बात कही, पहले दिन से कहा है, बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है। और मैंने आपको उदाहरण देके कहा कौन से ऐसे राजनीतिक दल है, मान लीजिए डीएमके वहां पे है, तो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी वहां पे आ गई है, वो एक ही पार्टी के ऊपर एक परिवार का कब्जा है। उस तरह से समाजवादी पार्टी हो गई, या आपकी वाईएसआरसीपी होगी, टीडीपी हो गई, पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, अकाली दल होगी। अच्छा, विपक्ष का क्योंकि जिक्र हो रहा है अनुराग जी, विपक्ष कल से ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से ये आखिरी भाषण है, और आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जवाब दे दिया कि मैं वापस आ रहा हूं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? दो उत्तर दूंगा इसके। एक, मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस ने जो अपशब्द कहे, जो अभद्र भाषा का उपयोग किया, वो जनता जानती 2002-03 से लेके 2023 तक उसमें कोई कमी नहीं आई, बड़ा ही है। कभी मौत का सौदागर, कभी बिच्छू, कभी नीच, कभी सांप, कभी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता ने हर बार करारा जवाब दिया। अब तो जनता को ही, इस घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने जनता को ही राक्षस बोल दिया है। अरे देखिए, मोदी जी भारत की जनता को परिवारजन कहते हैं और ये घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी उनको राक्षस कहती है। तो आप सोचिए जनता किसके साथ जाएगी? जनता ने पहले भी पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया और मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। अब जनता तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और मोदी जी भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत को बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है और उस पर मैं आपसे रिएक्शन इसलिए चाहता हूं क्योंकि आपने इसमें कुछ कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज नहीं पहुंचे लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में, और उस पर उन्होंने उनकी सफाई आई, उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त था इसलिए नहीं पहुंच पाया। और वो देश की न केवल सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तो आपको उनका ये जो उन्होंने ये कारण दिया सही लगता है, या आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया, घमंडिया गठबंधन का अहंकार और घमंड एक बार फिर देखने को मिला, और लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिनका विश्वास ना हो, देश के साथ जो खड़े ना हो, और पहले हर घर तिरंगा अभियान से भी अपने आप को काट लिया। आज जब मोदी जी ने तिरंगा झंडा लहराना था तो वहां से भी कन्नी काट ली। ये दिखाता है कांग्रेस अगर सत्ता में हो तो वहां आएंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे। ये छोटा दिल और ओछी राजनीति, यही कांग्रेस के पतन का कारण है। आपने कहा कि वो इस तरह से तड़प रहे हैं जिस तरह से बिन पानी मछली, जब आपसे इस बारे में पूछा गया तो वाकई विपक्ष क्या ऐसे तड़प रहा है? मैंने कहा कांग्रेस सत्ता से बाहर जब होती है, बिल्कुल मैं एक बार फिर कहता हूं, कांग्रेस उस तरह से तड़प रही है सत्ता के बिना जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। और ये दिख रहा है उनके बोली में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में। और ये जनता देख रही है, जिनको ये राक्षस कहते हैं वो जनता देख रही है, क्योंकि हमारे लिए तो 140 करोड़ की भारतवासी परिवारजन है, वो देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे अनुराग जी, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री ने 90 मिनट के भाषण में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि 2014 में 3 दशक के अस्थिरता के कालखंड को खत्म किया और
हम 2014 में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 5वें नंबर पर आ गए। लेकिन यहीं पर अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके, या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आईआईटी इस देश में कौन लेकर आया, आईआईएम इस देश में कौन लेकर आया। वो प्रधानमंत्री नेहरू का यहां पर रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं आप उनके योगदान को आप लोग कंसीडर नहीं करते। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, मैं आपका जितना आभार करूं उतना कम है मेरे भाई। कांग्रेस 2 एम्स देश में बना पाई, आज 22 हैं, 20 एनडीए ने बनाए हैं, जिनमें से 17 नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। ये दिखता है। इनके समय 7 आईआईटी थे, हमने 9 नए खोले। इनके समय 7 आईआईएम थे, हमने 8 नए खोले हैं। इनके समय 70 साल में 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 9 साल में 700 नए खोले हैं। इनके समय 0 वाटरवेज थे, हमने 111 वाटरवेज पे काम शुरू किया। 2014 तक 3 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, हमने 7,20,000 किलोमीटर बनाई। इनके समय जितने नेशनल हाईवेज थे, हमने उससे 2 गुना ज़्यादा 40,000 किलोमीटर बना दिए। 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, हमने 74 नए एयरपोर्ट 9 साल में बना दिए। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। 60 साल में जो नहीं किया, उससे ज़्यादा हमने 8 साल में करके दिखा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।